दर्शकों नमस्कार। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिवस है। इस मौके पर पूरा देश और दुनिया उनको बधाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 को दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए। इन 7 सालों में नरेंद्र मोदी ने देश को जो दिशा दी है उसका असर पंक्ति में खड़े आखिरी इंसान को भी महसूस हो रहा है। देश विकास के पहिए पर सरपट दौड़ रहा है। मोदी मॉडल की चर्चा आज देश में ही नहीं विदेशों में भी हो रही है। आज जो देश भर से तस्वीरें आई हैं जिसमें जन जन प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं देते दिख रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं और उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना कर रहे हैं। दर्शकों, उससे एक बात सामने आती है, वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश की जनता से एक मन का जुड़ाव है। उसी जुड़ाव को आज हम रिपब्लिक भारत पर आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने CNX संस्था के साथ मिलकर एक ओपिनियन पोल किया है जो हमें बताएगा कि देश में आज प्रधानमंत्री के कामकाज को कैसे आंका जा रहा है और प्रधानमंत्री की स्वीकार्यता कितनी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी, मेरे साथी हैं। मेरे साथ राइट हैंड पे हैं सुचरिता कुकरेती, सैयद सोहेल और मेरे दाएं हाथ पे हैं विवेक शांडिल्य। और मैं अपने साथ जो मेरे मेहमान हैं उनका भी आपसे परिचय करवा दूं। सुधांशु त्रिवेदी हैं जो राज्यसभा के सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। और प्रदीप सिंह हैं, अगेन वरिष्ठ पत्रकार हैं। उसके अलावा ब्रजमोहन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दर्शकों, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं NCP के पार्टी के, भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर बद्री नारायण तिवारी हैं जो एक राजनीतिक समीक्षक हैं, कमेंटेटर हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और रत्नाकर त्रिपाठी हैं, उनको हम कांग्रेस का वरिष्ठ नेता कह सकते हैं, वाराणसी से जुड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी। हमारे पास जो CNX के सवाल जो उन्होंने पूछे थे, मैं आपको दर्शकों को बता दूं कि ये एक तुरंत किया गया ओपिनियन पोल है। उसको खास तौर से ऑनलाइन किया गया है, तो उसकी जो एक ऑडियंस है वो यंग रही होगी, जो ऑनलाइन माध्यम के थोड़ी अनुरूप रहती है। मैं चाहूँगा कि सुचरिता जो है शुरू करें इस ओपिनियन पोल के और उसके रिजल्ट्स बता के फिर हम उसको चर्चा का विषय बनाएंगे। बिल्कुल अभिषेक, जैसा आपने बताया ये सवाल लोगों से पूछे गए और फिर उनकी राय इस पोल के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। उसमें जो पहला सवाल प्रधानमंत्री के बारे में पूछा गया वो ये कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की रणनीतिक दिशा को मजबूत किया है। अब इस पर जो जवाब हमारे पास आया उसमें 70%, तकरीबन 71% से मान लीजिए, क्योंकि 70.70% लोगों ने कहा हाँ और 29.30 लोगों ने कहा नहीं। यानी कि ज्यादातर लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की रणनीतिक दिशा को बदला है। अगले सवाल सोहेल, अगर आप बताएं अगला सवाल। मैं इसको ना सुचरिता माफी चाहता हूं, मैं बीच में आ रहा हूं, पर इसको हम इस तरह से डिस्कस करेंगे कि एक सवाल हमने पूछा, उसका हमने आंकड़ा बताया दर्शकों को, और मेरे जो मेहमान हैं उनको हम एक कमेंट ले लेंगे। सुधांशु त्रिवेदी, दर्शक जानना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ से मैं पूछना चाह रहा हूं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, हमारा जो ये ओपिनियन पोल है उसमें एक तरफा एक जवाब मिला है कि प्रधानमंत्री जो एक स्ट्रैटेजिक दिशा, रणनीतिक दिशा देश को दे रहे हैं वो स्वीकार्य है। 70% लोग जो हैं उसमें हामी भरते हैं। मैं समझता हूं, एक उदाहरण दूं जैसे, फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूं। भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो जब 2014 में प्रधानमंत्री आए थे तब करीब 322-20 बिलियन डॉलर का था। आज दुगना होकर करीब 630-640 के बीच में है। उससे क्या है, हमारी एक रणनीतिक स्पेस बढ़ती है, भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ती है, भारत की स्वायत्तता बढ़ती है। तो मेरे ख्याल से क्या ये रिफ्लेक्ट हो रहा है इन आंकड़ों में? देखिए, एक बात तो साफ है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद से राजनीतिक जो कल्चर था हमारे देश में वो बदला है, सरकार की कार्यप्रणाली बदली है
और हमारे देश में एक रूटीन बन गया था कि जो सरकार पे आता था उससे बहुत फौरी फायदे कैसे हो, इनकम टैक्स में हो, जीएसटी में हो, कुछ रियायतें मिल जाएं, कुछ छूट मिल जाएं। इससे, इस मानसिकता से, इस मेंटलिटी से देश बाहर निकला है। इसलिए जो आपने बात कही कि जो रणनीतिक चीजें हैं जिसका दूरगामी परिणाम होता है, वो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है नरेंद्र मोदी सरकार का और खुद उनका कि उन्होंने एक ऐसी तमाम, जिसे कह सकते हैं कि बहुत अनपॉपुलर टाइप की चीजें की, जिससे कि राष्ट्र को बचाने, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए एक लंबी रणनीति बनाई और जिसका फायदा हो सकता है तत्काल न मिले, लेकिन पिछले 7-8 साल में यह महसूस हो गया है जनता को कि ये रणनीतिक चीजें जो हैं राष्ट्र को परमानेंटली मजबूत करेंगी। इसलिए मैं मानता हूं कि यह आंकड़ा आपका ठीक है और लोगों की सोच ठीक है और इससे यह भी नजर आता है कि लोग तत्काल 2 रुपए किलो चावल, बिजली का बिल माफ, इन चीजों से बाहर निकलना शुरू। ब्रिजमोहन जी 70% लोग, थोड़ा बहुत नहीं, आप मार्जिन देखिए, 70% लोग ये कह रहे हैं कि रणनीतिक दिशा को और ज्यादा देश की मजबूत कर दिया। आप इसे नकार नहीं सकते। कपूर साहब, सबसे पहले तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से और अपनी ओर से उनको शुभकामनाएं देता हूं और उनकी दीर्घायु की हम लोग कामना करते हैं। जहां तक बात आपके सर्वे की है और सर्वे में आपने जो बताया कि रणनीतिक उनकी योजना बहुत अच्छी रही और उसका 71% लोगों ने उसके पक्ष में दिया है, तो पहले तो जानना ये जरूरी है कि जो प्रश्न का मुद्दा था वो आखिर था क्या, कितने लोग इस बात को समझ पाते हैं, ये बड़ा चिंतनीय विषय है। खैर, लेकिन लोगों की समझ पर सवाल उठा रहे हैं ब्रिजमोहन जी, क्या बात कर रहे हैं आप? के 7 साल के कार्यकाल की है, निश्चित रूप से मैंने ये कहा कि आपने प्रश्न, आप देश की आवाम का मजाक उड़ा रहे हैं अगर ये बात कह रहे हैं तो। कोई बात नहीं बताएंगे तब तक, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत बात है। आप गलत ढंग से इंटरप्रेट कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आपका प्रश्न गलत है जो आपने पूछा है लोगों से, क्योंकि आपने प्रश्न के अंदर ये स्पष्ट नहीं किया कि रणनीति क्या किन विषय पे आप बात करना चाहते हैं। एक देश के अंदर, कपूर साहब, इस देश के अंदर सैकड़ों तरह की परेशानियां हैं जिनको किसी सरकार को एड्रेस करना होता है। आप जब तक ये ना पूछें कि कौन से प्रश्न पे आप बात करना चाहते हैं, आप इस ढंग का एक ब्लैंकेट मैं बता दूं, ये ऐसा नहीं है। सवाल जो पूछा गया था वो बड़ा इन-डेप्थ था। हम एक्चुअली उसका एक अब्रिज्ड वर्जन यहाँ पे रखे हैं क्योंकि समय की हमारे को सीमा रखनी है। तो हम एक डिटेल डिस्कशन भी कर सकते हैं बाद में, पर अभी मैं बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब हमने कहा कि रणनीतिक दिशा प्रधानमंत्री ने दी है तो हमने उसमें जो हमारी ऑडियंस थी ओपिनियन पोल की, उनसे पूछा था कि आप, प्रधानमंत्री ने जो फॉरेन पॉलिसी में दिशा दी है, प्रधानमंत्री ने जो इंटरनल सिक्योरिटी में दिशा दी है, प्रधानमंत्री ने जो हेल्थ पैरामीटर्स में, एजुकेशन में दिशा दी है, उस सबको संज्ञान लेते हुए आप निर्णय लें। मेरे ख्याल सिक्योरिटी सब कुछ हो गया, देश की इकोनॉमी खत्म हो गई, देश में महंगा पेट्रोल बिकने वाली अरे आप सवाल पे रहिए ना ब्रजमोहन जी। देखिए, सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हैं, देश की सुरक्षा सब। ब्रजमोहन जी आपको मौका मिला, प्लीज आपको मौका मिला। इसको हमें देखिए 6 और 5 और सवाल करने हैं, एक एक चीज डिस्कस करेंगे, आपका जो इशू उस पर भी आएंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे को ज्वाइन किए हैं। सुधांशु जी, आप कहेंगे कि ये जो आज आंकड़ा हम पेश कर रहे हैं वो अलोंग एक्सपेक्टेड लाइंस है और ये ऐसा आपको भी शायद फीडबैक मिलता होगा। आप बताएं, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? पहला कमेंट, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। सुधांशु जी, देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर उनको शुभकामनाएं देते हुए और आपके सर्वेक्षण से जो चीज प्रतिध्वनित हो रही है उसको लेकर ये पंक्ति कहना चाहूंगा कि स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है जी। तो नया भारत किन किन आयामों को लेकर किस स्वरूप में आगे बढ़ रहा है, यह आपके सर्वेक्षण में बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है जी। देखिए, अभी जहां ब्रजमोहन जी ये पूछ रहे थे कि साहब देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, मानता हूं बहुत सारी समस्याएं हैं, अलग समस्याओं पे अलग अलग विचार हो सकते हैं, लोगों के अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग समुदाय के विचार हो सकते हैं। जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, पंजाब हरियाणा में लोगों का विचार अलग है, परंतु महाराष्ट्र में जहां उनकी ब्रजमोहन जी की पार्टी सत्ता में है वहां पर कोई समस्या नहीं है, वहां सब लोग काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला भी काम चल रहा है, किसी प्रकार
प्रकार की कोई समस्या नहीं है। सुधांशु जी, दूसरी बात जो अभी सुरक्षा की बात कर रहे थे, रोक रहा हूं सिर्फ 1 मिनट के लिए। मैं सोच रहा हूं कि ये सवाल हम सारे अपने सामने ले आएं और उसके बाद फिर एक लंबी अच्छी सी चर्चा करें। सुहेल मेरे सहयोगी हैं, वो दूसरा सवाल लेंगे और जो ओपिनियन पोल का रिजल्ट आया है वो बताएंगे, उसके बाद हम चर्चा पे आते हैं। जी हाँ, मेगा सर्वे का दूसरा सवाल, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, दर्शकों को बताएं। दूसरा सवाल हमारा था, क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन से खुश हैं, या इसको इस तरह से देखिए कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन को कैसे देखते हैं। तो देखिए जरा, 54.54% लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा और अच्छा। इसके अलावा औसत यानी एवरेज जो लोग कह रहे हैं वो 12.17% है, और औसत से कम 7.84% है। यानी मोर देन 50% लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो सरकार है वो अच्छी है। प्रदीप जी, आप इस पर जवाब देंगे। मोर देन 50%, इसे आप कैसे आंक रहे हैं? इसे आप आंक रहे हैं कम है ये परसेंटेज 2014 के और 19 के रिजल्ट के बाद, या आपको लग रहा है कि इसके बावजूद ये बहुत ज्यादा है? सोहेल, मैं चाहता हूं कि एक दूसरा सवाल भी मेरे सहयोगी विवेक शांडिल मेरे दाएं हाथ पे हैं। विवेक, आप भी एक सवाल वो जो तो हमारा है उसको भी सामने रखें, उसका रिजल्ट भी सामने रखें, फिर हम चर्चा करते हैं। बिल्कुल। अभिषेक जी, मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हालांकि जो सवाल हम लेकर आए हैं उसमें सारे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि रत्नाकर त्रिपाठी भी कह रहे थे कि हमने सवाल कुछ ऐसा पूछा है कि जो लोगों को कम समझ में आएगा। हमने ये सवाल पूछा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 7 सालों में भारत में बड़ा बदलाव आया है? यह सवाल हमने पूछा, और आपको बता दें कि ये 6ठा सवाल था जो हमने पूछा, अभिषेक जी, उसका रिजल्ट। और एक और सवाल यह भी पूछा कि क्या पीएम मोदी के शासन का परिवर्तनकारी मॉडल समावेशी है? इसमें 67% से ज्यादा लोगों ने हां में जवाब दिया है, जबकि नहीं में जवाब 32% लोगों का था। यानी कि मानते हैं कि उनकी जो नीतियां रही हैं प्रधानमंत्री की, उसको समाज के हर तबके ने स्वीकार किया, और जो परिवर्तनकारी नीतियां रही उससे बदलाव भी आया। विवेक, ठीक है। तो सोहेल ने एक सवाल पूछा कि आप प्रधानमंत्री के शासन को कैसे देखते हैं। विवेक ने जो सवाल सामने रखा वो ये था कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में बड़ा बदलाव आया है, और एक और सवाल उन्होंने जो सामने रखा कि क्या पीएम मोदी के शासन का परिवर्तनकारी मॉडल समावेशी है, ऑल इंक्लूसिव है, जो प्रधानमंत्री का एक स्लोगन भी रहा है, सबका साथ सबका विकास। मैं उसको ये जो 3 सवाल हैं उनके जो जवाब आए हैं, ओपिनियन पोल में रिजल्ट आए हैं, उनको मैं एक साथ सामने रखता हूं। लगभग सभी में 55% और 60% से ऊपर का एक तबका है जो कह रहा है कि हाँ, हम सहमत हैं कि प्रधानमंत्री का जो शासन है वो अच्छा है, प्रधानमंत्री का जो एक विकास का मॉडल है वो समावेशी है, और प्रधानमंत्री का जो नेतृत्व है उसमें भारत में बहुत बड़े बदलाव आए हैं। अब मैं वापस अपने गेस्ट के पास जा सकता हूं, मेहमानों के पास। रत्नाकर त्रिपाठी, आप पिछले सवाल में नहीं थे, आपसे मैं शुरू करता हूं। आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 साल में जो भी किया है, भले ही वो आप समझें कि आज का दिन देख लें कि किस तरह से एक स्केल का अचीवमेंट का स्केल सामने रखा गया है दुनिया के सामने कि 2 करोड़ वैक्सीनेशन दिन में हो रहे हैं, तो ये जो है एक लॉजिस्टिक्स का एक अचीवमेंट, ये प्रधानमंत्री ने किसी तरह की दिशा दी, उसके कारण संभव है, और वो ये ओपिनियन पोल में दिखता है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। आपको मेरी ओर से जानना चाहेंगे तो मैं प्रोफेसर त्रिवेदी ने जो बोला उसको बता रहा हूं जी, कि अदम गोडवी ने कहा है कि घर में रखे चूल्हे पर खाली पतीली है, मैं कैसे कह दूं कि सावन की धूप नशीली है। आप कहते रहिए, इसका क्या मतलब? आपका सैंपल इसका क्या मतलब? क्या आपने दर्शकों को अपने मेरे बता रहा हूं सर, बीच में मत टोकिए ना। क्या आपने अपने लोगों को बताया कि 2018 से सड़क निर्माण में, कैलकुलेशन में ये सरकार झूठ कर रही है? पहले लीनियर किलोमीटर्स कैलकुलेट किए जाते थे, अब ये एक लेन को एक लेन मान रही है। 2017-18 में इन्होंने वस्तुतः 9,827 किलोमीटर बनाया और आंकड़े पेश किए 34,387 के। 6 लेन बनाते हैं तो बताते हैं 6 किलोमीटर सड़क बन गई। रत्नाकर जी, इस तरह से आपका जो 10 लोग है ना, रत्नाकर जी, आप देखिए, आप इस सर्वे से भटक रहे हैं। मैं जानती हूं आपके पास बहुत सवाल है, मैं ये भी जानती हूं कि आप कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं उन सवालों को उठाने के लिए, लेकिन इस सर्वे पे तो रहिए। मैं भटक नहीं रहा हूं, उस सर्वे पर रहिए। मैं पूछूं,
देखिए मैडम, मैं आपसे नहीं पूछूंगा। अगर हाँ सर्वे पे अगर मैं किसी से पूछूं तुमने शराब पीनी छोड़ दी, चोरी करनी छोड़ दी, हाँ या ना मैं जवाब दो। आप जनता पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। पीता था, चोरी करता था, ना बोलेगा तो इसका मतलब वो करता है। आप जनता पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। पॉइंटेड क्वेश्चन पूछ रही हैं। नहीं, पॉइंटेड क्वेश्चन नहीं है, पॉइंटेड क्वेश्चन नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, नहीं सुनिए रत्नाकर जी देखिए, एक सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने 7% लोगों ने औसत से भी कम आंका है। अब ये बता दीजिए उन 7% को भी नहीं मानेंगे। एक सवाल जो पूछा कि क्या नरेंद्र मोदी के शासन को आप कैसे देखते हैं, तो 7% औसत से कम माना है। तो ये भी बता दूं आपको, ऐसा नहीं है तो सवाल मत उठाइए। मैडम 130 करोड़ में कितने लोगों से आपने पूछा? देखिए आपके रत्नाकर जी सितंबर के बीच में 3 बार मेरी बात सुनिए, मुझे दबाइए मत। 3 बार बोला है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में मोदी गवर्नमेंट की स्थिति पंचतंत्र के चमगादड़ की तरह हो गई है, जो न पशु में है न पक्षी में है, रात को अकेला निकलता है। मैं नहीं बोल रहा हूं, यह भाजपा का सांसद बोल रहा है। इनकी संवेदनहीनता यह है कि जब पत्रकार कहता है कि क्या NHI पे छूट मिलेगी, तो नितिन गडकरी कहते हैं कि ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, दिव्यांग महिला, ये सब फुकटिया चीज खत्म हो गई। अरे आप भटक रहे हैं, आप भटक रहे हैं। मैं जरा एक पुष्प मैं आपका जवाब दूंगा। रत्नाकर जी आप ओपिनियन पोल पे रहिए। ये एक बहुत वृहद डिबेट आज नहीं हो रही है, ओपिनियन पोल पे रहिए। मैं प्रदीप सिंह को मैं इन्वॉल्व करूंगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रदीप सिंह, हम जो बेसिकली दिखाना चाह रहे हैं वो ये कि आज का जो दिन है, उस दिन हमने एक ओपिनियन पोल किया। हम उसके सैंपल साइज में नहीं जा रहे, एक जनरल सेंटिमेंट ऑन द ग्राउंड, जिसके लिए एक रीजनेबल सैंपल साइज CNX एक विश्वास पात्र संस्था है, उन्होंने किया है। उसके बेस पे अगर हम कह रहे हैं कि 60 से 70 रत्नाकर जी मुझे पूछने दीजिए, मैं प्रदीप सिंह जी से पूछ रहा हूं, आपके पास आऊंगा। मैं फिर से प्रदीप सिंह जी से पूछ रहा हूं, अगर 60 से 70% लोग जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया वो नरेंद्र मोदी के शासन को अप्रूव कर रहे हैं, उससे संतुष्ट हैं, या उसके बारे में ऐसा सोचते हैं कि वो ठीक दिशा में जा रहा है, तो उसमें क्या समस्या है? नहीं, कोई समस्या नहीं। देखिए, कुछ लोगों को समस्या हर समय रहती है, वो उनको कोई समस्या ना हो तो समस्या का निर्माण कर लेते हैं कि क्यों, वो चिंतित हो जाते हैं कि समस्या क्यों नहीं है। आज जो भी सरकार का आकलन होगा उसमें इस बात का ध्यान रखना होगा हमको कि शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी से गुजर रहे हैं। इतनी बड़ी महामारी पिछले 100 साल में नहीं आई, 103-4 साल पहले आई थी। पूरी दुनिया उससे परेशान है। और आप देखिए, अमेरिका की जो आबादी है उसके दुगने से ज़्यादा भारत में वैक्सीन लग चुकी है। ये इस सरकार की परफॉर्मेंस, उसके स्केल और स्पीड का, ये इससे अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि ये सरकार किस तरह से काम करती है। और याद कीजिए, 3 महीने पहले सरकार का जो लोग आलोचना करते हैं, ज़रूर करनी चाहिए विपक्ष को, वो क्या कह रहे थे कि 3 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, कभी टारगेट पूरा नहीं हो सकता। वैक्सीन पर ही सवाल उठाना शुरू कर दिया। ये तो जो कह रहे थे, मैं सुधांशु त्रिवेदी जी के पास जाना चाहूंगा। रत्नाकर त्रिपाठी जो कह रहे थे कि आप सैंपल साइज बताइए। लोकतंत्र में, लोकतंत्र की पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति की राय भी मायने रखती है, तो आप सैंपल साइज पे मत जाइए। सुधांशु त्रिवेदी आपको जवाब देंगे। सुधांशु जी, विपक्ष के सामने अगर कोई सवाल रखा जाता है तो विपक्ष उस एस्पेक्ट को छोड़ के बाकी एस्पेक्ट पर घूमने की कोशिश करता है। मैं लिटरेट पे ना जाऊं और आंकड़ा तैयार कर दूं। वायरस स्टैटिस्टिक्स आपकी सर, आप देखिए कंपोनेंट्स को इंक्लूड ना करें। नहीं, मैं इसका जवाब दे चुका हूं। नहीं, फिर से नहीं, बार-बार आप एक चीज पे मत अटकिए, उसका जवाब मैं दे चुका हूं। सुधांशु जी को जवाब देने दीजिए प्लीज। आप एकदम जवाब देखिए, जो रत्नाकर जी ने कहा, तो उनकी पार्टी, उनका जो आग्रह आंकड़ों को लेकर है वो बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि वो आंकड़े जिस ढंग से बनाते हैं तो वो उसी प्रकार से वो दूसरों को देखते हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। अभी 6 महीने पहले की बात है, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि 10 करोड़ किसानों के उन्होंने हस्ताक्षर का कागज राष्ट्रपति महोदय को दिया और 15 दिन में 10 करोड़ किसानों से हस्ताक्षर करवा लिए। गजब का नेटवर्क है साहब आपकी पार्टी का।
मतलब जितने वोट मिले लगभग उतने आपने 15 दिन में जाके साइन भी करवा लिए। इतना व्यापक नेटवर्क जिसका हो और इतना व्यापक स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन जिस पार्टी का हो, उसके ऊपर क्या कहा जा सकता है? जो अभी तक अपनी पार्टी में सर्वेक्षण नहीं कर पाए हैं कि किसको अध्यक्ष बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। 2.5 साल हो गए लोकसभा चुनाव समाप्त हुए और राहुल गांधी जी को त्यागपत्र दिए हुए। अब मैं आता हूं यहां के ऊपर। देखिए, बहुत साफ बात है, यदि सर्वेक्षण में एक प्रश्न दिखाया जा रहा है कि क्या मोदी जी के नेतृत्व में बदलाव हुआ, इसमें कोई अस्पष्टता है क्या? क्या आप समझते हैं कि समझने वाला जो है वो जो भी वोटर है या जो भी व्यक्ति है वो इतना भी नहीं समझ सकता कि बदलाव का मतलब क्या है? और अगर उसमें लोग बोल रहे हैं तो यह हकीकत साफ दिख रही। और मैं सिर्फ एक बात यह कहना चाहता हूं, जहां तक बदलाव की बात है, आपने कहा सड़कों की बात। अरे भाई साहब, सड़क बनती है तो सबको दिखाई पड़ती है, उसको लेकर कोई भी सरकार आंकड़ों में कुछ भी बोले, दिखाई जिसको पड़ता तो मानता मेरे इलाके में सड़क बनी, नहीं दिखता है तो नहीं मानता है। और दूसरी बात आपसे यह कह दूं, जहां तक बदलाव की बात है, एक छोटा सा उदाहरण सिर्फ दे रहा हूं जिसमें कोई किंतु परंतु नहीं हो सकता। सिर्फ 2014 से पहले भारत का ऐसा कौन सा शहर था जहां धमाके नहीं होते थे? गुवाहाटी में धमाके, हैदराबाद में धमाके, बेंगलुरु में धमाके, चेन्नई में धमाके, नागपुर में धमाके, जयपुर में धमाके, दिल्ली में धमाके, मुंबई में धमाके, लखनऊ में धमाके, वाराणसी में धमाके। अब दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों को छोड़कर आतंकवादी घटनाएं बंद हो गई। इसमें कोई शक? आप बताइए, आपको भी इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह है क्या? तो ये बदलाव तो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है ना। बाकी पे आप बहस करते रहिए, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपने सुधांशु जी, क्योंकि आपने ब्लास्ट की बात की, आपने ये जिक्र किया कि कहां जब पहले धमाके होते थे, आज भारत में वो तस्वीर नहीं है। इसीलिए मैं एक बार जल्दी से वो सवाल ले लेती हूं जो इससे ही एक तरह से जुड़ा हुआ है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया में मजबूत पहचान बनाई है? यह हमारे सर्वे का अगला सवाल था और इसमें 67% लोगों ने कहा है हाँ, और तकरीबन 20% लोग कह रहे हैं नहीं, और कह नहीं सकते ये 11% लोग हैं। यानी कि तकरीबन 67% लोगों ने इसमें कहा है कि छवि मजबूत हुई है। इसी के साथ जो 5वां सवाल है, 5वां सवाल हम आपको बताते हैं सर्वे का क्या था। 5वां सवाल दर्शकों को बताने जा रहे हैं। सर्वे का 5वां सवाल, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में रणनीतिक रूप से मजबूत हुआ है? इसमें देखिए जरा आंकड़े, 72.65% लोग मानते हैं हां, दुनिया में रणनीतिक रूप से भारत मजबूत हुआ है। 27.35% लोगों का नहीं में जवाब है। यह बात बद्री नारायण जी शायद आपके गले ना उतरे, बेशक डिस्कशन बद्री नारायण जी, यह बात शायद आपको अच्छी ना लगे, लेकिन देखिए पहले सवाल में दुनिया में मजबूत पहचान बनाई 67% लोग, और दुनिया में रणनीतिक रूप से मजबूत हुआ 72% से ज्यादा लोग ये बात कह रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं ये कह दूं कि आपको इस तरह के कमेंट नहीं करने चाहिए कि आपको शायद अच्छी नहीं लगे। मैं यहाँ से किसी विपक्ष के प्रवक्ता के रूप में नहीं विपक्ष का प्रवक्ता के रूप में नहीं हूँ और न किसी पक्ष के प्रवक्ता के रूप में हूँ। मैं एक न्यूट्रल एकेडमिशियन के रूप में, पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में आपके वार्ता में शामिल हो रहा हूँ। पहले तो ये स्टैंड आप स्पष्ट कर लीजिए। दूसरी बात ये है कि जो मोदी जी के प्रशिक्षण में जो उन्होंने पूरी दुनिया में एक ख़ास तरह से उनकी जो छवि है वो मजबूत तो हुई है, और ये सबको मानना पड़ेगा, ये चाहे आप हों चाहे कोई और हो। तो ये इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जो मैं जोड़ना चाहता हूँ वो ये जोड़ना चाहता हूँ जो आपके पिछले प्रश्नों से भी जुड़ा हुआ है कि जो हम लोग चूँकि विकास के कामों को इवैल्यूएट करते हैं, हम समाज वैज्ञानिक हैं, तो हम देखते हैं कि किस तरह से उनकी योजनाएं ग्रास रूट तक पहुंची हैं, किस तरह से उनकी योजनाएं नीचे तक पहुंची हैं, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे कैश ट्रांसफ़र स्कीम हो, जो मार्जिनल कम्युनिटी तक ये सारी योजनाएं पहुंची हैं। तो एक तरह से अगर आप माने तो शासन है क्या? शासन है डेमोक्रेसी के हितों को निचले समूहों तक ले जाना, और वो काम अगर कोई चाहे जितनी भी तरह से असहमतियाँ रखे, लेकिन वो लगातार दिखाई पड़ रहा है, और नहीं तो वोट में दिखाई पड़ रहा है। आपका सैंपल पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि छोटा है, मैं एक रिसर्चर के नाते ये कहना चाहूँगा कि सैंपल जो होते हैं वो छोटे ही होते हैं, और वो एक तरह से आपको एक इशारा करते हैं कि ऐसा हो सकता है, और जो सही परिणाम है वो तो चुनावों में पता चलता है।
तो इसलिए बद्री नारायण जी, आपसे कहूंगा कि आप मेरे बारे में स्टैंड जान लें और फिर उसके बाद आपने बहुत अच्छा, आपने बहुत ही जिम्मेदारी से एक विश्लेषण किया। मैं हमारे जो मेहमान थे रत्नाकर जी, आपके लिए और बाकी सब मेहमानों और दर्शकों के लिए भी एक आंकड़ा प्रस्तुत करना चाह रहा हूं, जिससे कि थोड़ा एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आए ये जो हम चर्चा कर रहे हैं इसमें। एक तो ये कि हमारा जो सैंपल साइज था, आपने कहा छोटा है पर वो इंडिकेटिव होता है। हम जिस समय में एक आज के दिन चर्चा कर रहे हैं, एक मूड लेने की बात है, एक सेंस लेने की बात है। हम कोई सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। उसके हिसाब से मैं बताऊं तो हमारा जो सैंपल साइज था वो करीब 5124 का था। और उसका एक मैं आपको वो भी बताता हूं कि उसका जो एक डाइवर्सिफिकेशन था वो किस तरीके का था। अर्बन एरिया में करीब 30% सैंपल थे, सेमी अर्बन एरिया में करीब 20% सैंपल थे और रूरल एरिया में करीब 50% सैंपल थे। यानी आप समझे कि 50% अर्बन, 50% रूरल। उसके अलावा एज ग्रुप के हिसाब से देखें तो करीब 25% 18 से 30 बरस की उम्र के थे, 25% 30 से 40 बरस की उम्र के थे, 25% 40 से 50 बरस की उम्र के थे और 25% 50 से ऊपर के थे। और इसके अलावा स्टेट वाइज भी मेरे पास उसका आंकड़ा है कि किस स्टेट में कितना था। हम आपको बताएं इस स्टेट्स का जो मतलब जो इन्वॉल्वमेंट था, उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, असम। ये मैंने थोड़ा डिटेल में इसलिए बताया कि आपको ये रहे कि हमने जो कोशिश करी है उसमें मंशा में कोई समस्या नहीं थी। मैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के पास जाता हूं। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, अभी सुचरिता ने जो सवाल सामने रखे और उस पर ओपिनियन पोल का रिजल्ट, जनता का मत, एक मूड, एक सेंस ऑफ द नेशंस मूड जो रखा सामने, उसके हिसाब से प्रधानमंत्री का जो नेतृत्व है उसमें भारत की छवि दुनिया में मजबूत हुई है और भारत, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत को दुनिया में रणनीतिक रूप से एक मजबूत देश के रूप में देखा जाता है। मैं समझता हूं आज का ही दिन देखें तो जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट है, जिसमें 2 टूक भारत के प्रधानमंत्री ने बात करी, उससे पता चलता है कि कितनी मजबूती से नरेंद्र मोदी अपना पक्ष दुनिया के सामने रखते हैं। आप क्या कहेंगे उसके बारे में? मैं तो इसको ये मानता हूं कि आप जितने भी सर्वों की बात आपने की है, ये पक्ष मैं समझता हूं कि हम लोग सब फॉरेन मीडिया में काम कर चुके हैं, ये सबसे मजबूत पक्ष है इस देश के प्रधानमंत्री का। मैं इसलिए कहता हूं कि एक वक्त हमने वो भी देखा है इस देश में कि जब अंतर्राष्ट्रीय मीटिंगों में भारत का प्रधानमंत्री सो जाता था, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का पक्ष रखने वाला विदेश मंत्री पुर्तगाल का भाषण पढ़ने लगता था। तो जिस तरीके से हम उनको देखते हैं, और क्योंकि आज सोशल मीडिया इतना ज्यादा है, हमेशा किसी न किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का पक्ष कैसे रखा जाए, रणनीतिक तौर पे कैसे रखा जाए, आगे के हिसाब से कैसे रखा जाए, भारत की संस्कृति, परंपराओं, आस्थाओं को किस तरीके से प्रमोट किया जाए। मैं समझता हूं कि जितना हमने पिछले 7 साल में देखा है, उतना एक्टिव प्रधानमंत्री खासतौर से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे हमें नजर नहीं आता है। इसलिए दुनिया की सुपर पावर जो हम आज से कई साल पहले मानते थे कि सिर्फ वो अमेरिका है या रशिया है और उसके अलावा हम सब लोग उसके नीचे हैं, आज ऐसा लगता है कि भारत का प्रधानमंत्री भारत को जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर रखते हैं, उससे लगता है कि भारत का कद किसी से 19 नहीं है। तो मैं मानता हूं कि यह पक्ष तो कम से कम, चाहे कितने भी उनके विरोधी हों, इस पक्ष को कोई भी आदमी नकार नहीं सकता है। और मुझे लगता है ये हाल के दिनों में भी नजर आया है, जिस तरह से अफगानिस्तान का जो क्राइसिस सामने आया। सुधांशु जी, मैं आपके पास आ रही हूं एक बार। उस समय हमने देखा है कि किस तरह से अलग अलग देशों के, चाहे वो जो खुफिया एजेंसियों के हेड्स हो, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हो, चाहे वो रशिया के हो, यहां आकर भारत में मुलाकातें कर रहे हैं। यानी कि भारत रणनीतिक रूप से, एक स्ट्रैटेजिक रूप से कितना अहम पार्टनर हो गया है बाकी देशों के लिए, ये मुझे लग रहा है विश्व पटल पर नजर आ रहा है। सुधांशु जी, देखिए, जो परिवर्तन आया, मैं सिर्फ 2-3 फैक्ट सामने रख रहा हूं। 70 साल में यह पहला मौका है जब 7 साल गुजर गए, पाकिस्तान से कोई ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग यानी औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई। इसके बावजूद यह 70 साल में पहला मौका है जब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में भारत बुलाया गया और सुषमा स्वराज जी बतौर विदेश मंत्री जाके भाषण दे के आई, जबकि पाकिस्तान उस सर के बल खड़ा हो गया, नहीं रोक पाया। और 70 साल में यह पहला मौका है जब भारत के किसी प्रधानमंत्री को यूनाइटेड अरब अमीरात ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद दिया।
इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात आइए, यह पहला मौका, इससे पहले जब कश्मीर के कभी विवाद उठता था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो स्थिति ये होती थी कि केवल एक सोवियत संघ हमारे साथ खड़ा होता था, बाकी लगभग पूरी दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी होती थी। अब जब मुद्दा उठता है तो केवल एक चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, बाकी लगभग पूरी दुनिया हमारे साथ। अभी चाइना के साथ जब विवाद हुआ तो हमारे जितने भी पक्षी मित्र चाहे जो बोल लें, चाइना के साथ कौन खड़ा था? सिर्फ दो देश, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान, तीसरे देश का नाम नहीं बता सकते। बाकी पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी थी। और अंत में एक और बात कहूंगा, मोदी जी ने अपनी विदेश नीति में एक नया डायमेंशन जोड़ा। क्या था? इससे पहले सिर्फ डिप्लोमेसी, स्ट्रेटजी और इकोनॉमी, तीन चीजें रहती थी। हमने दो चीजें और जोड़ी। क्या था? कल्चरल डिप्लोमेसी और इंडियन डायस्पोरा, यानी भारतवंशियों का। इससे पहले कोई प्रधानमंत्री जाता था तो इतना बड़ा भारतीय समुदाय है, उन्हें एड्रेस ही नहीं करता था। और सांस्कृतिक, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, पूरब में, धुर पूरब में चले जाइए तो बाली में भारतीय संस्कृति का प्रभाव दिखता है, और जापान में गणेश जी और सरस्वती जी की देवियों और देवताओं के दूसरे रूप हैं। और धुर पश्चिम में चले जाइए तो अमेरिका के मूल निवासी आज भी रेड इंडियन कहे जाते हैं। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं होगा जिसका फार ईस्ट और फार वेस्ट में इतना प्रभाव, मगर आज तक भारत का कोई प्रधानमंत्री, अरे महात्मा गांधी जब गीता भेंट कर दी, जिसके ऊपर महात्मा गांधी ने कर्मयोग शास्त्र लिखा, उस पर विवाद शुरू कर दिया 2014 में। गीता क्यों भेंट कर दी भाई? ये तो सांप्रदायिक हो गया। अगर हम काठमांडू में चले गए प्रधानमंत्री जी सबसे पहले मंदिर में, तो समस्या हो गई। तो इसलिए मेरा मानना है, आत्मविश्वास के साथ उन्होंने भारत को एक नए स्वरूप में आगे रखा। और बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक ने यह भी दिखा दिया कि वो दिन लद गए। एक कहावत होती है हमारे लखनऊ में, अम्मा वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू का फाकते उड़ाया करते थे। अब वो दिन गए जब भारत को सॉफ्ट स्टेट माना जाता था। अब हम वो स्टेट बन के सामने आए जहां कि हम कठोरता के साथ आत्मविश्वास। जी, और रत्नाकर त्रिपाठी जी तो खुद बनारस के हैं सुधांशु जी। बनारस से ज्यादा किसने वो कायाकल्प देखा है, किसने देखा है वो बदलाव जो कि बनारस में आया है मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद? तो मुझे लगता है कि आपको भी इस सर्वे में हिस्सा लेना चाहिए था, रत्नाकर जी। नहीं, आपने पूछा नहीं ना, मैं दो तीन बातें बता रहा हूं आपको। बनारस में तो बनारसी लोग सोशल मीडिया पे ऐसे करके लगाए हुए हैं भगवान की ओर देख करके कि हे प्रभु जरा समझ बूझ के बरसना, शहर की हालत तुमसे छुपी नहीं है। आइए ना मैडम, घुमाता हूं। नहीं, मैं कई बार आई हूँ, हम आए, कई बार आए। अभिषेक आप बताइए। पूरा का पूरा रत्नाकर जी, रत्नाकर जी, वहां पे जो बिजली की तारें हैं वो जमीन के नीचे गई है कि नहीं? बनारस में आपको नहीं टोका सर। मणिकर्णिका घाट बदला है कि नहीं? प्लीज प्लीज, बनारस में घाटों की दशा बदली है कि नहीं? स्वच्छ भारत दिखता है कि नहीं? नहीं बदली है। काशी विश्वनाथ का टेम्पल कॉरिडोर बिल्कुल बनने के कगार पर है कि नहीं? उसका सौंदर्यीकरण हुआ है कि नहीं? बोल चुके सर, तो मैं बोलूं? हाँ बोलिए। इतने सारे उदाहरण दिए। रिंग रोड बनी है कि नहीं? वो जो बाबतपुर एयरपोर्ट से आपका हाईवे है वो शहर तक बना है कि नहीं? आप बोलिए तो बोलूं, नहीं? जी बिल्कुल बोलिए। आप ही बोलते रहिए ना। नहीं बोलिए 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 ना, बोलिए। जो आपने बनाया था वो उस पर किस तरह से ईंटें निकल गई हैं, पूरी बात सुनिए। अंडरग्राउंड केबल में हमारे यहाँ गोयनका गली में पिछले साल ही, अभी जो पिछली बारिश हुई थी उस पर 2 महिला और 1 गाय मर गई। हमारे यहाँ कॉरिडोर में आपने सारे मंदिर तोड़ दिए अपना एक खाली हट बनाने के लिए। और मैडम ये जो आप बता रही है ना, ये इतिहास चुराने की बात जरा सुधांशु जी से पूछिए। रेड इंडियन उन्होंने क्लेम कर दिया इंडिया से, तो क्या वहां वो लाल भारतीय जाने जाते हैं? रत्नाकर जी, ये मैं आपके सामने एक लाल कपड़ा फिर से हिलाता हूं। एक आखिरी सवाल है, उसका जवाब सुन लीजिए, फिर आप आइएगा, फिर से हम मैदान में करेंगे। बिल्कुल। और सवाल ये है, इस सारे सवालों का ये निचोड़ है, ये सवाल, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 7 सालों में भारत में बड़ा बदलाव आया है? और इसमें जो जवाब हमारे सामने आया है वो भी आपके सामने रख देते हैं। 67.66%, यानी लगभग 70% लोग ये मानते हैं कि पिछले 7 सालों में बदलाव देखने को मिला है। यानी, और अगर हम 32.34 यानी कि 32.34% लोगों ने नाम में जवाब दिया है। यानी जनमत ये मानता है कि 7 सालों में बड़ा बदलाव आया है। बृजमोहन जी, काफी देर से आप खामोश हैं, आपने सारे सवालों के जवाब, एनसीपी से हैं, आपने सारे सवालों के जवाब सुन लिए। अब ये बताइए कि पिछले 7 सालों में अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हर जगह आपको दिखेगा
कि काम हुआ है, चाहे वो हाईवे से हो, रेल नेटवर्क में हो, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट पे हो, विदेश नीति में हो, रणनीति के तौर पर हो, सीमा सुरक्षा को लेकर हो, हर क्षेत्र में? देखिए कपूर साहब, वाकई बहुत बदलाव आया है। पहले इस देश में इतनी बेरोजगारी नहीं थी, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई। देश में पहले इतनी महंगाई नहीं थी, बहुत महंगाई बढ़ गई। पहली बार इस देश ने यह भी देखा कि एक सेंट्रल कैबिनेट के 12 मंत्रियों को एक साथ निकाल के बाहर कर दिया जाता है और कारण नहीं बताया जाता कि उन पे आरोप क्या था, उनको हटाया क्यों। अभी हाल में हमने बहुत बड़ा परिवर्तन देखा कि गुजरात में पूरा की पूरा मंत्रिमंडल हटा दिया जाता है, उन लोगों को लिया नहीं जाता बगैर ये बताया कि आखिर उनका दोष क्या था। तो बहुत सारे ऐसे परिवर्तन जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं। हमने ये भी देखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार पश्चिम बंगाल में जाके प्रचार करते हैं और वहां पर वो चुनाव नहीं जीत पाते, सरकार टीएमसी की बनती है। तो ऐसे बहुत सारी जगह पर राहुल गांधी तो प्रचार करने ही नहीं जाते, ये भी पूरे देश ने देखा है सर। बात करते थे, आज सुधांशु जी आप जवाब देंगे? कहां पहुंच गई जी? सुधांशु जी आप सारे बदलाव हम लोगों ने देखे, इस देश के लोगों ने भी देखे। और आप ये देखिए कि गरीब और भी गरीब हुआ है इस देश में। सबसे ज्यादा अभी कल ही आंकड़े आए हैं जिसमें सबसे ज्यादा देश के अंदर आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं। सुधांशु जी, ये संख्या बढ़ी है। ये सारे परिवर्तन देश के लोगों ने देखे। बेरोजगारी 10% बढ़ गई, हमारा जीडीपी -15% चला गया। तो ये सारे बदलाव हम लोगों ने 7 साल में देखे, इससे हम इनकार नहीं करते हैं। सुधांशु जी, बद्रीदीज दरअसल बृजमोहन जी वो 32% जो इसमें आंकड़ा है नहीं वाला, वो उस कैटेगरी में है जो बातें वो कह रहे हैं। जी सुधांशु जी। अरे नहीं, अरे बृजमोहन जी ने बहुत सारे बदलाव बताए, एक बदलाव बताना भूल गए। राष्ट्रवादी कांग्रेस के है ना ये सोचने। बृजमोहन जी सुनिए, अब सुनिए सुधांशु जी को सुनिए। बृजमोहन जी नहीं मैं अब मैं जी बृजमोहन जी, अब मैं भी अपना विचार व्यक्त कर दूं बदलाव पे। देखिए, एक और बदलाव हुआ जो बृजमोहन जी बताना भूल गए या शायद उन्होंने बताना उचित नहीं समझा। इनकी पार्टी है राष्ट्रवादी कांग्रेस, जो इस आधार पे कांग्रेस से अलग हुई थी कि विदेशी मूल का नेतृत्व नहीं होना चाहिए, इनके संविधान में आज भी लिखा है। उसने सोनिया जी से हाथ मिलाया और उसके बाद अब उनको शिवसेना सेकुलर लगने लगी। कितना बड़ा बदलाव है, किसी ने सोचा था कभी कि बताइए शिवसेना के झंडे तले राष्ट्रवादी कांग्रेस और तथाकथित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों खड़े हो जाएंगे। बदलाव और भी आया है, रत्नाकर जी माने या ना माने, कांग्रेस ने रोजा अवतार की दावतें बंद कर दी। बदलाव बहुत बड़ा आया है। राहुल गांधी का जनेऊ कुर्ते के बाहर आ गया, फोटो दिखाई गई। यह बदलाव छोटा बदलाव है क्या? राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूमने लगे, यह बदलाव छोटा बदलाव है क्या? उत्तर प्रदेश में हज हाउस दिखता था, अब भव्य राम मंदिर दिखने लगा। और अब किसी की हैसियत नहीं है। जो नरसिम्हा राव जी ने बोला था बतौर प्रधानमंत्री और मुलायम सिंह ने बोला था बतौर मुख्यमंत्री कि तथाकथित बाबरी मस्जिद दोबारा बनाएंगे, सब चुप हो गए। अरे बदलावों की तो श्रृंखला है। कांग्रेस देश के इतिहास में पहली बार लगातार 2 चुनावों में 100 से कम, एक बार तो 50 से कम, यानी मुख्य विपक्षी दल का स्तर नहीं है। और तो और देखिए, बृजमोहन जी और रत्नाकर जी दोनों बैठे हैं। बृजमोहन जी के नेता शरद पवार जी ने कांग्रेस क्या कहा? जैसे यूपी के जमींदार होते थे जिनकी जमीन चली जाती थी फिर भी वो ये इस गफलत में रहते थे, वो रहते हैं। इसके बावजूद इतना बड़ा अपमान का घूंट सहकर भी देखिए किस ढंग से रत्नाकर जी की पार्टी उनके साथ सरकार चला रही है, जिसे हम लोगों की तरफ उत्तर प्रदेश में कहावत कही जाती है, उसे शब्दशः मत लीजिएगा। एक कहावत है, 100 जूते खाएं तमाशा घुसकर देखें, उसके बाद ही तमाशा देख रहे हैं। तो बदलाव तो बहुत हुआ है। अरे साहब, इतना बदलाव हुआ है 7 साल में, अगर आप देखने जाएंगे तो आपके कार्यक्रम का समय कम पड़ जाएगा गिनने में। इस बदलाव पर बृजमोहन जी, इस बदलाव पर आप कुछ बोले उससे पहले एक बात देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, उस मौके पर आज एक और उपलब्धि जो देश के सामने रही वो निधि बता रही है न्यूज रूम से। निधि बताइए। बिल्कुल ठीक कह रही है सुचारिता, ये उपलब्धि ही कहेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और भारत ने अपना रिकॉर्ड ऐसा तोड़ा है कि एक दिन में जो वैक्सीनेशन का आंकड़ा है वो छप्पर फाड़ है। जो आंकड़ा इस वक्त सामने आया है वो 2,22,31,319। ये एक दिन का रिकॉर्ड है जो कि प्रधानमंत्री अपने फैसलों के लिए, अलग फैसलों के लिए जाने जाते हैं। इन 7 सालों में उन्होंने कई ऐसे नीतिगत फैसले लिए जिसकी वजह से ये जो सर्वे आप बता रही हैं उसके आंकड़े सामने आए। इसमें यह भी फैसला था कि
वैक्सीनेशन के प्रति कैसे लोगों को प्रेरित किया जाए। और इसी वजह से आप देखिए ये आंकड़ा 2,22,31,000 के ऊपर पहुंच गया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड तोड़ है, अपने आप में एक रिकॉर्ड तोड़ है। और ये वैक्सीनेशन का आंकड़ा कई देशों से आगे है। इसमें देखिए 2-3 पहलू हैं, बहुत जरूरी हैं, मेरे जो मेहमान हैं वो भी समझें और दर्शक भी समझें कि ये 2,22,00,000 करने के लिए जो लॉजिस्टिकल एक सपोर्ट चाहिए, करीब 1,10,000 जैसे वैक्सीनेशन सेंटर पूरे देश में लगाए गए, गांव-गांव में और सब जगह। उसके अलावा आप समझें कि उस 1,10,000 में से सिर्फ 3,500-4 हजार जो है वो प्राइवेट सेक्टर में हैं, बाकी सारे सरकार के क्षेत्र के आते हैं। यानी कि ये बहुत ही पब्लिक एफर्ट के साथ ये अचीवमेंट हुआ है। दूसरा, आप ये नहीं कह सकते कि किसी को जबरदस्ती टीका लगवाया है। आप ये भी मान लें अगर कि शायद भारतीय जनता पार्टी चूंकि रूलिंग पार्टी है, उन्होंने बहुत एफर्ट किया होगा, अपने लोगों को निकाला होगा, जबरदस्ती तो कोई टीका लगवाएगा नहीं। एक अपने आप में मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री को एक तोहफा दिया जाए, ऐसा सेंटिमेंट। आप जो बात कर रहे थे कि आपका सैंपल साइज क्या है, ये 2,22,00,000 एक सैंपल साइज ही तो है रत्नाकर जी। जी हाँ, बोलने देंगे तो बोलूं, नहीं भी। अरे बिल्कुल बोलिए, ये सैंपल साइज बताइए ना, 2,22,00,000 सैंपल साइज कैसा है? हाँ हाँ, बस बता रहा हूँ, आप ही सरकार आप ही के सैंपल साइज बता रहा है। 1 करोड़ से ऊपर वैक्सीनेशन बूथ पे आपने 2 करोड़ बताया, 1,000 पे नहीं बताया ना। नहीं 1,11,000 1,10,000 आपके टीवी पे आप देख लीजिए, 1,10,000। देखिए फिर बीच में आप बोलने लगे सर, मैडम सर आप फिर बोल रहे। अरे आप आंकड़ा गलत दे रहे हैं, ठीक कर रहा हूं, बस बोलिए ना। 1 लाख पे भी जाएंगे, नहीं ज्ञानी है। अच्छा ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ कलई कैसे खुलती है। एक सज्जन बहुत उत्तेजित हुए, मुझसे पूछने लगे, बाबतपुर रोड बनी, घाट बना, सैंपल जो सर्वे होता है ना सर, इस तरह लिया जाता है। आपने विदेश नीति, रणनीति, विकास में बदलाव अरे आप मना कर रहे, बाबतपुर रोड तो बनी ना, बाबतपुर रोड 6 लेन हाईवे तो बना है। देखिए दिस इज वेरी रॉन्ग। आप तो करेक्ट कर रहे हो, आप बोलिए। देखिए आप या तो मोदी के प्रवक्ता की तरह बात कर लीजिए। नहीं प्रवक्ता नहीं, सड़क बनी है उसकी बात कर रहा हूं मैं, खुद देखा हूं इसलिए। नहीं तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं? मैं अरे आपने जो रोड देखी, मैं आपको रोड दिखाता हूं ना। ठीक है बताइए। आप मेरी बात तो सुन लीजिए पहले, ये कौन सी बात? बिल्कुल बताइए। हाँ, ये चीज ठीक नहीं है। हाँ, आपने पूछा, मैं पूछ रहा हूं ना, आपने पूछा कि सरकार अभी एक जन उज्ज्वला योजना, जी उज्ज्वला योजना का सिलेंडर बचा है आपके पास, महंगाई कितनी कम हुई आपने पूछा, जिन वादों पे सरकार चुनी गई थी आपने एक बार भी लिखा कि अच्छे दिन आए कि नहीं? कितने लोगों ने बताया? सिलेंडर के दाम, डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम, फीस के दाम, बेरोजगारी पे आपने आंकड़ा लिया? नहीं, आपने नहीं लिया सर। और मैं बता दूं, अभी एक एग्रीकल्चरिस्ट महोदय मुझे बता रहे थे कि सैंपल साइज ऐसे होती है। नहीं सर, सैंपल साइज ऐसे नहीं होती है। आपके यहां एक किसान 50 एकड़ जोत लेता होगा, सैंपल साइज नहीं होती है। खाली यूपी के अंदर 97,941 गांव है और आपका टोटल सैंपल साइज 5125 का है, खाली यूपी के अंदर। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? त्रिपाठी जी, बेशक आप अपने तथ्यों के आधार पर इस बात को काटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चुनाव दर चुनाव कांग्रेस की हालत बता रही है कि मौजूदा सरकार ने काम किया, इसलिए कांग्रेस हाशिए पर है। कांग्रेस को गर्त में जाने दीजिए सर। अरे तो विपक्ष की भूमिका फिर कौन निभाएगा? आप विपक्ष के तौर पर कहां खड़े हुए 7 साल में? अब मैं ये सवाल आपसे पूछता हूं, आप जितनी तकलीफें गिना रहे हैं, उतनी तकलीफों में से किन तकलीफों के साथ आप लोगों के साथ खड़े हुए? आपकी जो तकलीफें हैं आप मुझे बताइए। पिछले 7 साल में विपक्ष कहां है? आप मुझे जानते हैं क्या मैं कहां रहता? अरे सर सुनिए, आप मुझे जानते हैं मैं कहां रहता हूं, क्या करता हूं? आप मेरे बारे में क्या जानते हैं? आप बनारस का बताइए ना, मेरे ऊपर प्रश्न मत उठाइए। रत्नाकर जी आप बात घुमा गए। बाबतपुर की सड़क आपकी बात नहीं है रत्नाकर जी, ये सिर्फ आपकी बात नहीं है। मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रहा हूं, सही जा सके। मैं आपसे निजी सवाल नहीं पूछ रहा हूं, ये निजी डिबेट नहीं हो रहा है। आपने मुझसे पूछा, ये निजी डिबेट नहीं हो रहा है। अरे आपने आपको बोला, आपने पार्टी तो बोला नहीं। हाँ मैंने आपसे पूछा, मैंने विपक्ष की भूमिका पूछी।
और ये जो आप शब्दों को घुमा फिरा कर तोड़ मड़ोड़ कर, मैं लास्ट बोल देता हूं, आप शब्दों को घुमा फिरा रहे हैं, आपके पास जवाब नहीं है। सीधी सी बात ये है। उत्तर प्रदेश की एक कहावत है। रत्नाकर जी मुझे लगता है कि ये डिबेट बहुत बड़े मुद्दों पर है। लेट्स नॉट मेक इट अ पर्सनल डिबेट सर। सर मेरी दरख्वास्त है आपसे, इसको पर्सनल मत कीजिए, और अगर कोई तार आपके घर के बाहर लटक रहा है तो पता दे दीजिए, उसको ठीक करा दिया जाएगा। कोई उससे चिंता की बात नहीं है, ये भी बता दूं आपको। लेकिन मैं इसे पर्सनल नहीं बनाना चाहती हूँ, मैं पर्सनल नहीं बनाना चाहती हूँ। देखिए अच्छा, मैं पर्सनल नहीं बनाना चाहती। सुधांशु जी बड़ी बात यह है कि एक लकीर खींची गई है पिछले 7 सालों में, और उस लकीर को अभी आगे ले जाना है। मुझे लगता है कि बहुत काम अभी होने बाकी है, उन पर भी चर्चा करनी चाहिए, और उन कामों को आगे बढ़ाने के लिए साथ में मिलकर काम करना होगा। बेरोजगारी ज्यादा बढ़ानी है, साथ में मिलकर काम करना होगा। सुधांशु जी देखिए, हमारा तो सदैव यह प्रयास रहा है कि सब लोग मिलकर काम करें। आपने कोविड के दौरान देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ राजनीतिक नेताओं से नहीं, समाज के भिन्न भिन्न वर्गों के साथ बात किया। जब भी लॉकडाउन बनाने का निर्णय हुआ तो मुख्यमंत्रियों से बात करने के बाद हुआ, तो सबको साथ में लेकर, सबको कॉन्फिडेंस में लेकर आगे बढ़ने का प्रयास किया, और यह प्रयास आगे होना भी चाहिए। पर संयोग की बात यह है कि किसी भी मुद्दे के ऊपर यदि विपक्ष सिर्फ विरोध करे, बिल्कुल उनका काम है, और उन्हें जो चीज हमारे अंदर कमी नजर आए उन्हें पूरी प्रबलता के साथ, तीखेपन के साथ, तीक्ष्णता के साथ हमारे सामने रखनी चाहिए, परंतु यथार्थ परख भी रखना चाहिए। आप बताइए, यहां पे कहा जाएगा कि काले कानून है उनको खत्म करो, यानी मंडी होनी चाहिए, और केरल में मंडी है ही नहीं जहां से राहुल गांधी जी सांसद है। अब ये बात अजीब सी लगती है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं जो भी विरोध करिए वो तथ्यात्मक करिए। आगे भी देश में अभी बड़े परिवर्तन होने हैं, और कम से कम इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि सुरक्षा के मुद्दे के ऊपर मैं एक छोटी सी बात कहता हूं। अभी मात्र 1 सप्ताह पहले 9/11 की 20वीं वर्षगांठ हुई। वर्षगांठ कहा जाए, बरसी कहा जाए, जो भी शब्द प्रयोग किया जाए उसके लिए। आपको याद है 9/11 के दौरान कभी किसी अमेरिकी टेलीविजन के ऊपर उसके मुख्य आरोपी खालिद शेख और मोहम्मद अट्टा जैसे लोगों के पक्ष में किसी को डिबेट करते देखा हो, या किसी राजनीतिक दल के नेता ने उनके लिए बयान दिया हो कि भटके नौजवान थे जिन्होंने हवाई जहाज उड़ा दिए वगैरह वगैरह। और भारत में उसी 2001 में संसद पे अटैक हुआ था, और भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई ऐसी पार्टी बताइए जिसके किसी एक नेता ने अफजल गुरु या याकूब मेनन जैसे लोगों के पक्ष में बयान न दिया। अब इतना बड़ा अंतर अगर रहेगा तो फिर देश को आगे ले जाने में बड़ी समस्या होगी। उस जमाने में तो मोदी जी नहीं थे, मैं तो पिछले 12-15 साल की बात बता रहा हूं, अटल जी के जमाने से लेकर आज तक। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि देश को आगे ले चलना है तो ये सारे प्रयास समान रूप से समवेत रूप में होने चाहिए। और देखिए, मैं एक बात और रत्नाकर जी आपसे, यदि आप उचित समझे तो मैं, अच्छा चलिए आप बोल लीजिए, उसके बाद मैं इसका जवाब देता हूं। नहीं आप बोलिए सर, आप बड़े, आप बोलिए, पहले आप बोल लीजिए। देखिए रत्नाकर जी, मेरे ख्याल से सुधांशु जी और रत्नाकर जी के बीच में ये संवाद हो गया। मैं समझता हूं कि हमने जो दर्शकों को दिखाया वो एक जनरल सेंटिमेंट है, मूड ऑफ द नेशन है, उसके आंकड़ों में नहीं जाते हैं। हम बेसिकली ये बताना चाह रहे थे कि आज जब देश प्रधानमंत्री का जन्मदिन, जिस तरह की तस्वीरें हमने दिन भर देखी, और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ऑर्गेनाइज की हुई तस्वीरें नहीं थी, हम जन जन का इन्वॉल्वमेंट देख रहे थे। किसी ने उड़ीसा के बीच पे अगर एक बहुत अच्छा एक प्रधानमंत्री के लिए तोहफा कुछ बनाया है, सैंड आर्ट बनाया है, तो वो पार्टी का ऑर्गेनाइज नहीं है। या कुछ महिलाएं अगर पटना में कुछ चाय का एक कार्यक्रम रख रही हैं, तो वो प्रधानमंत्री के प्रति सेंटिमेंट है। मैं समझता हूं बाबतपुर एयरपोर्ट से लेके वाराणसी की जो सड़क है उसके बारे में रत्नाकर जी भले ही माने ना माने, पर वो सड़क तो वहां ग्राउंड पर है ही। और इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं। जहां मैंने शुरू किया था ये संवाद कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में सत्ता पर आए थे 2014 में, भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है करीब $322 बिलियन था। आज की तारीख में $633 बिलियन है, जिसमें से कि 1.5 साल करीब ऐसा निकला है कोविड महामारी का, जिसमें पूरी दुनिया में एक टूट हो गई थी। जो ट्रेड होता है, इकोनॉमी होती है, सब बैठ गया था, ढचड़ा गया था। उसके बाद भी अगर इस तरह की परिस्थिति है तो कुछ तो अच्छा हुआ होगा। और शायद यही बात इस ओपिनियन पोल में, जो एक स्नैप ओपिनियन पोल कहते हैं, उसमें दिख रहा है कि देश की जनता मूल रूप में ये मानती है कि प्रधानमंत्री की मंशा ठीक है, प्रधानमंत्री का दिशा ठीक है, और ऊपर नीचे कुछ हो उसके बारे में हम कभी लंबा संवाद करेंगे। पर जनरली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग लगभग 70% इस सारे का मैं एक समेशन करूं तो है, और वो बहुत हाई है। दर्शकों धन्यवाद, आज का संवाद इतना ही।